हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान ने जर्मनी में अलापा कश्मीर राग, तो अब भारत ने दिया करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या जवाब दिया है भारत की तरफ से। अति साथ एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर भारत ने कनाडा में खालिस्तानी संगठन SFJ के जनमत संग्रह पर जताई चिंता, दिया जवाब। साथ ही साथ बताएंगे जहां पर इमरान खान के हेलीकॉप्टर की फिर से रावलपिंडी इमरजेंसी लैंडिंग क्या सच में हो रही है हत्या की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मोदी जी की तैयारियां नए उफान पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको किसान योजना से जुड़ी नया अपडेट बताने वाले हैं दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने जर्मनी में कश्मीर राग अलापा, भारत ने दिया करारा जवाब। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने जर्मनी जाकर जम्मू कश्मीर का राग अलापा है। पाकिस्तान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर को लेकर दिए बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय यानी इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने पलटवार कर दिया है दोस्तों। मंत्रालय ने कहा कि कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। जी हां, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कश्मीर मसले पर जर्मनी और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की तरफ से जम्मू कश्मीर पर की गई टिप्पणियों पर कहा कि दुनिया के अहम और कर्तव्यनिष्ठ सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए भूमिका निभानी चाहिए। जी हां दोस्तों, मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि वैश्विक समुदाय के सभी गंभीर सदस्यों की वैश्विक आतंकवाद को समाप्त करने की भूमिका और जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवादी अभियान का खामियाजा भुगत रहा है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां अभी भी जारी है, आतंकवाद का शिकार विदेशी नागरिक भी हुए हैं। अरिंदम बागची ने आगे कहा कि जब कोई राष्ट्र ऐसे खतरों को नहीं पहचानते, वो निजी स्वार्थ या उदासीनता के कारण शांति को प्रभावित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे देश आतंकवाद के शिकार लोगों के साथ घोर अन्याय भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मनी में जाकर के बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जम्मू कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के बिना दक्षिण एशिया में शांति संभव नहीं है। बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता रहेगा, और इसी बात के जवाब में दोस्तों भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और जर्मनी के विदेश मंत्रियों को भी दोस्तों। ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों बिलावल भुट्टो को? कश्मीर के मुद्दे पर राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। एक और खबर की बात करें, जहां भारत ने कनाडा में खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस के जनमत संग्रह पर जताई चिंता, ट्रूडो सरकार को किया आगाह। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शुक्रवार को 1985 में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा एयर इंडिया के विमान कनिष्क की बमबारी को याद करते हुए कनाडा में सिख फॉर जस्टिस संगठन की गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से उस गतिविधि पर जिसे SFJ पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह कहता है। दोस्तों SFJ संगठन भारत में प्रतिबंधित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस आपत्तिजनक जनमत संग्रह को एक मित्र देश में अनुमति दी जा रही है। हमने पहले भी इसे दोहराया है, हमने कनाडा सरकार को विभिन्न स्तरों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराया है। बागची ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार को आगाह करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये गतिविधियां बंद हो जाएंगी। भारत ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां कैसे बढ़ रही हैं और ये भारतीयों के लिए कैसे खतरा पैदा कर रही है। हमें कनिष्क बम विस्फोटों को नहीं भूलना चाहिए, हमने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर कई मोर्चों पर पिछड़ रहे रूस ने अब उठाया ये बड़ा कदम, एयरफोर्स के इस खतरनाक अधिकारी को बना डाला कमांडर। जी हाँ दोस्तों, क्या अब मिल सकती है रशिया को जीत? तो बता दें, यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाला रूस अभी तक की लड़ाई में लगभग हर मोर्चे पर 19 साबित हुआ है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि लड़ाई में वो पीछे
हो रहे हैं और ऐसे में उन्होंने शनिवार को एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए देश के वायुसेना प्रमुख सर्गेई सुरोविकिन को यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों यानी सभी सैनिकों का कमांडर बना दिया है। दोस्तों, सर्गेई की नियुक्ति के बाद से रशिया ने एक बात तो साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग तेज करने के साथ साथ कुछ बड़ा करने के विचारों पर आगे बढ़ रहा है। रूसी मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक सुरोविकिन 55 साल के हैं। उनका जन्म साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क में हुआ था दोस्तों, और पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन रशिया के साथ जंग में बढ़त बनाता हुआ नजर आया है। यूक्रेन ने लाइनमैन शहर समेत कई अन्य उन क्षेत्रों पर अपना कब्जा फिर से जमा लिया है जो हमले के बाद रूसी सेना के कब्जे में था। लाइनमैन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर बोले तो 100 मील दक्षिण पूर्व में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब यह कयास लगाया जा रहा है कि इस एयरफोर्स के खतरनाक अधिकारी को कमांडर बनाने के बाद दोस्तों रशिया यूक्रेन पर जीत हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों, हकीकत तो सामने निकल कर तब आएगी जब वास्तव में ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पर यूक्रेन का क्या रिएक्शन आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसे में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान अमेरिका की फिर बढ़ती नजदीकियां उठाए भारत विरोधी 3 कदम, जिसके बाद मोदी सरकार ने जताई आपत्ति। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके यात्रा से भारत खासा नाराज है। दोस्तों, आपको ये खबर पता ही होगा, भारत की नाराजगी की वजह से सिर्फ ब्लूम द्वारा की गई पीओके की यात्रा नहीं बल्कि और भी बहुत सारे रीजन है। दोस्तों, देश इसलिए भी नाराज है क्योंकि ब्लूम ने पीओके की यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को आजाद जम्मू कश्मीर कहकर संबोधित किया था। अमेरिकी राजदूत के इस विवादित बोल से भारत ने अमेरिका को अवगत अब करा ही दिया है दोस्तों, और अपनी आपत्तियों को उजागर कर दिया है। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े के लिए 45 करोड़ डॉलर की मदद देने के फैसले पर भी मोदी सरकार ने आपत्ति जताई है। अमेरिका और भारत के संबंध पहले पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान के लिए 45 करोड़ डॉलर की मदद देने से जटिल हुए थे यानी कॉम्प्लेक्स हुए थे। फिर अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम के जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए विवादित बयान ने इसे और कॉम्प्लेक्सिटी में डाल दिया और जटिल कर दिया। दोस्तों, अब अमेरिका के एक और जटिल कदम ने द्विपक्षीय संबंधों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से भारत की यात्रा करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है ताकि उन्हें अपराध और आतंकवाद का सामना न करना पड़े, और इसके अलावा उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यात्रा भी नहीं करने की सलाह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने एक बयान में कहा कि भारत में अपराध और आतंकवाद को देखते हुए वहां जाने वाले नागरिक ज्यादा सावधानी बरतें। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में बलात्कार को भारत में सबसे तेजी से बढ़ते अपराधों में से एक बताया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि आतंकवादी बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अशांत प्रांतों की यात्रा करने के बारे में सोचें। राजदूत ब्लूम ने इससे पहले अफगानिस्तान में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर कार्य किया था। ऐसे में उनके इस गैर राजनीतिक बयान को अनजाने में हुई गलती नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, निःसंदेह वो साफ तौर पर ये जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला है और इससे भारत अमेरिका के संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में भारत की खासी नाराजगी भी देखी गई है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। और जैसे ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नजदीकियां बढ़ी है दोस्तों, अमेरिका भी भारत को लेकर अब उलट बयान देने लगा है दोस्तों, और एडवाइजरी तक जारी कर रहा है भारत के खिलाफ। ऐसे में दोस्तों आपकी राय तो बनती है, और क्या लगता है आपको आखिर क्या अमेरिका पाकिस्तान को लुभाने के लिए ये सारे कारनामे कर रहा है दोस्तों? क्योंकि इससे पहले कभी भी अमेरिका ने भारत के खिलाफ ही जाने की कोशिश नहीं की। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है दोस्तों। और वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर किसी को इस खबर के बारे में जानकारी हो सके। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहले चीन में उइगर मुस्लिम, अब रशिया में मानवाधिकार को लेकर UNHRC में प्रस्ताव जारी, भारत रहा वोटिंग से दूर। बता दें, रूस में मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। नाटो से जुड़े तमाम देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। हालांकि भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बना ली। UNHRC में रशिया के भीतर मानवाधिकार की स्थिति को लेकर एक प्रस्ताव लेकर लाया गया दोस्तों। इस प्रस्ताव पर चीन के अलावा बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान और वेनेजुएला समेत 6 देशों ने विरोध में वोट किया, जबकि भारत के साथ साथ आर्मेनिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, नेपाल, सूडान, कतर और पाकिस्तान ने खुद को वोटिंग से दूर रखा। जी हाँ
हाँ दोस्तों, रशिया के यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच ठनी हुई और ऐसे में अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, लग्जमबर्ग, यूक्रेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कोरिया, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की। जी हाँ दोस्तों, आप ये लिस्ट भी देख पा रहे होंगे। ये तो रही दोस्तों रशिया में मानवाधिकार को लेकर वोटिंग, लेकिन इससे भी बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर भारत की यूएनएचआरसी में मतदान से दूरी पर चीन ने साधी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, शिनजियांग में कार्रवाई का इस तरह किया बचाव। आपको बता दें, चीन ने शिनजियांग में मानवाधिकार की स्थिति पर यूएनएचआरसी में मतदान में भारत के भाग न लेने पर शनिवार को चीन ने प्रतिक्रिया ही देने से मना कर दिया दोस्तों। हालांकि उसने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का बचाव किया। गुरुवार को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शिनजियांग मुद्दे पर भारत द्वारा मतदान से दूर रहने और शुक्रवार को इसे लेकर भारत के बयान के बाद कल यानी शनिवार को ही चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने प्रतिक्रिया दी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि भारत को लेकर चीन का प्रतिक्रिया ना आना दोस्तों और प्रतिक्रिया ना देना इस बात का साफ संकेत होता है कि आने वाले समय में अब चाइना भी भारत वाले कश्मीर मुद्दे पर दोस्तों उंगली नहीं उठा पाएगा और भारत भी यही चाहता था कि कश्मीर वाले मुद्दे पर कोई भी देश उंगली ना उठा सके, क्योंकि कश्मीर भारत का अपना हिस्सा है दोस्तों। ऐसे में भारत की इस विदेश की रणनीति का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर बता दें, जहां पर क्या सच में हो रही है इमरान खान की हत्या की कोशिश। जी हां, इमरान खान के हेलीकॉप्टर की रावलपिंडी में फिर से इमरजेंसी लैंडिंग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया ये जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उनके हेलीकॉप्टर को पंजाब सूबे के रावलपिंडी जिले में आपात परिस्थितियों में उतारा गया। इस दौरान किसी को भी चोटें नहीं आई और इमरान खान सड़क मार्ग से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। एक दिन पहले ही इमरान खान ने अपने जान का खतरा जताया था। उन्होंने दावा किया था कि 4 लोग उन पर इश्निंदा का आरोप लगाकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इमरान खान ने चेतावनी दी थी कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इन साजिशकर्ताओं के नाम देश के सामने रखे जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पंजाब सूबे में एक जनसभा को संबोधित करके डेरा इस्माइल खान लौट रहे थे। जी हाँ, इस दौरान उनके हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर अमेरिकी F-16 की जगह रशिया से Su-35 लड़ाकू विमान अब नहीं खरीदेगा। तुर्की पुतिन को दिया सबसे बड़ा झटका। बता दें, तुर्की ने अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमानों की डील रद्द होने पर दूसरे विकल्प की तलाश तेज कर दी है। तुर्की की मीडिया ने बताया है कि अगर F-16 का प्लान फेल हुआ तो यूरोप से यूरो फाइटर टाइफून को खरीदने पर विचार किया जा सकता है। यूरो फाइटर टाइफून को यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन ने एक साथ मिलकर विकसित किया और इस लड़ाकू विमान को एयरबस, BAE सिस्टम्स और लियोनार्डो एक साथ मिलकर बनाती है। इससे पहले तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी के प्रमुख इस्माइल डेमिनर ने कहा था कि उनका देश F-16 सौदे की विफलता की स्थिति में रूस के Su-35 को विकल्प के तौर पर देख रहा है। रूसी लड़ाकू विमान को ना कहना व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान पुतिन को अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हैं और हाल में ही उन्होंने SCO शिखर सम्मेलन में पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन लड़ाकू विमानों को मना करने पर दोस्तों एक तरीके से पुतिन को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका तुर्की के तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दे, जहां आतंकियों को रिहा करो तभी बख्शेंगे जान। पाकिस्तान में मंत्री का अपहरण, जब मांग हुई पूरी तो छोड़ा मंत्री को। बता दे, पाकिस्तान की जेल में बंद अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे आतंकवादियों ने एक मंत्री का अपहरण कर लिया। मंत्री पाकिस्तान के अशांत प्रांत खैबर पख्तूनख्वा को गिलगित बाल्टिस्तान से जोड़ने वाले एक मुख्य मार्ग से जा रहे थे और इस दौरान आतंकवादियों ने दोनों तरफ से सड़क को जाम करके मंत्री और कई पर्यटकों को अगवा कर लिया। आतंकवादियों ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके साथियों की रिहाई नहीं हुई तो मंत्री को नहीं जाने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादियों ने मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पाकिस्तान में अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे। जी हां, बाद में साथियों की रिहाई की पुष्टि होने के बाद आतंकवादियों ने मंत्री और बाकी लोगों को जाने दिया। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्या रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका बना रहा है दबाव, जिसके बाद भारत ने दिया 2 टुक जवाब। जी हां दोस्तों, रशिया से तेल खरीदने को लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अपनी जनता को ऊर्जा उपलब्ध
उपलब्ध कराना भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उसे जहां से तेल मिलेगा वो खरीदना जारी रखेगी। पुरी ने इस पर भी जोर दिया है कि किसी ने भारत को रूस से तेल खरीदने से मना नहीं किया है। बता दें कि रशिया यूक्रेन युद्ध का दुनिया के ऊर्जा तंत्र पर दूरगामी प्रभाव हो रहा है। मांग तथा आपूर्ति में असंतुलन के कारण पुराने व्यापारिक संबंध भी खराब हो रहे हैं। इसके कारण दुनिया में तमाम उपभोक्ताओं और व्यापार एवं उद्योग के लिए ऊर्जा की कीमत बढ़ गई है। आम जनता के साथ उद्योगों की जेबों और देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका कुप्रभाव दिखने लगा है। दोस्तों गौरतलब है कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात अप्रैल से अभी तक 50 गुना से ज्यादा बढ़ गया है और भारत फिलहाल कुल कच्चा तेल आयात का 10% हिस्सा रशिया से मंगा रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से महज 0.2% आयात करता था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसको लेकर पुरी ने कहा कि भारत को जहां से तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा, क्योंकि इस तरह की चर्चा भारत की आबादी के लिए नहीं की जा सकती है। नई दिल्ली को रशिया से अपनी ऊर्जा खरीद में कटौती करने के लिए वॉशिंगटन के दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत 2014 के बाद से अब वो देश नहीं रहा जो किसी के दबाव में आ जाए और झुक जाए, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आज अगर अपना भारत दोस्तों मजबूत है तो वो किसकी बदौलत, देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग कमेंट में। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां बांग्लादेश में तोड़ी गई हिंदू मंदिर की मूर्ति अंग्रेजों के जमाने से यहां हो रही है पूजा। बता दें बांग्लादेश में एक हिंदू मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने का फिर मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये मंदिर औपनिवेशिक काल का था। कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर के एक देवता की मूर्ति तोड़ डाली। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। जी हां दोस्तों, समाचार पोर्टल bdnews.com ने मंदिर समिति के अध्यक्ष सुकुमार कुंडा के हवाले से यह जानकारी दी है। इसके मुताबिक बांग्लादेश के झेना ई दाह जिले के दौतिया गांव में काली मंदिर में अधिकारियों को खंडित मूर्ति के टुकड़े मिले हैं और मूर्ति का ऊपरी हिस्सा मंदिर परिसर से आधा किलोमीटर दूर सड़क पर पड़ा हुआ मिला। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बार बार बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो दोस्तों, हिंदुओं के मंदिर पर हमला करके हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ की खबरें आती ही रहती है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, और भारत सरकार को इस पर क्या कदम उठाने चाहिए दोस्तों सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर आजादी के बाद पहली बार बनेगी एयरफोर्स की नई ब्रांच। आखिर कैसे सरकार के 3400 करोड़ रुपए बचेंगे, आपको बता दें भारतीय वायुसेना की 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर चंडीगढ़ स्थित वायुसेना स्टेशन में शनिवार सुबह औपचारिक परेड का आयोजन किया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद एक मार्च पास्ट किया गया। दोस्तों कार्यक्रम में चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद वायुसेना में पहली बार नई अभियानगत शाखा बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले, जहां पर चीन से आए खटारा विमान घाटे में बेचने को मजबूर हुआ नेपाल। बता दें नेपाल एयरलाइंस को चीन के खटारा विमानों की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए नेपाल एयरलाइंस ने अपने 5 चीनी निर्मित विमान बेचने का फैसला किया है, वो भी घाटे में। दरअसल इन चीनी खटारा विमानों के कोई पट्टे पर भी लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों नेपाली मीडिया के मुताबिक इन विमानों ने हवा से ज्यादा जमीन पर समय बिताया है। ये विमान कर्ज में डूबे राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइंस पर वित्तीय बोझ बनकर रह रहे थे। नेपाल एयरलाइंस ने करीब 8 साल पहले चीनी विमानों का पहला बैच हासिल किया था। अब एयरलाइंस ने अंततः तय किया है कि ये वो वित्त मंत्रालय के निर्देश के बाद अपने उन्हें बेच देगा। 2012 में नेपाली सरकार ने चीन से 4 Y-12E और 2 MH-60 विमानों के खरीद समझौते को आगे बढ़ाया था। जी हाँ दोस्तों, इनमें से एक विमान दुर्घटना के बाद अब उड़ने की स्थिति में ही नहीं है, और जबकि विशेष 5 त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की पार्किंग में बेकार खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन एयरलाइन से और कुछ का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन नेपाल को यह जरूर आभास हो गया होगा कि चाइना का माल चाइना माल ही होता है दोस्तों, और चाइना से कोई भी माल नहीं खरीदना चाहिए अगर वो वास्तव में एसेट के रूप में इस्तेमाल करना हो तो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शायद अब नेपाल कभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर चीन से कोई भी सामान ना खरीदे। ऐसे में आप क्या सुझाव और राय देना चाहेंगे नेपाल को, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पर देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। बीते 24 घंटे में मिले 2797 नए केस। जी हाँ, भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार तेज कर दी है। भारत में शनिवार को कोविड-19 के 2797 नए मामले आने से संक्रमण के कुल
कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,09,257 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 122 दिन बाद 30,000 के नीचे दर्ज की गई। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 24 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 5,28,778 हो गई। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर उद्धव ठाकरे को लगा सबसे बड़ा और तगड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने अगले आदेश तक फ्रीज किया शिवसेना का नाम और धनुष बाण का निशान। जी हां, चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और सिंबल पर यानी लोगो पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर 3 नवंबर को होने वाले अंधेरी पूर्व उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट में से किसी को भी शिवसेना के लिए आरक्षित धनुष और तीर के चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो वहीं दोनों गुटों को 10 अक्टूबर दोपहर 1 बजे तक अपने अपने चुनाव चिन्ह आयोग में पेश करने होंगे। दोनों पक्ष फ्री सिंबल्स में से अपनी पसंद प्राथमिकता के आधार पर बता सकेंगे। आयोग ने अपने फरमान में दोनों धड़ों को ये छूट जरूर दी है कि दोनों अपने नाम के साथ चाहे तो सेना शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल आयोग के पास नाम और फ्री सिंबल्स में से 3 विकल्प प्राथमिकता के आधार पर बताने ही होंगे। जी हां दोस्तों, और खबर की बात करें जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने बनाया 18 महीनों का रोड मैप। प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे 40 रैलियां। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 18 महीनों की रणनीति बनाई है। बीजेपी लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 40 रैलियां करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमजोर या हारी हुई 144 लोकसभा क्षेत्रों को जीतने के लिए इस योजना के तहत काम करना शुरू कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष को पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा प्रवास योजना फेज 2 के तहत बीजेपी ने ये योजना बनाई है कि देश भर के 144 कमजोर या हारी हुई लोकसभा सीटों में से 40 जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी जी 40 बड़ी रैली करेंगे। प्रधानमंत्री की ये 40 जनसभाएं सभी 40 क्लस्टरों में आयोजित की जाएंगी। मतलब दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक क्लस्टर में कम से कम एक रैली को संबोधित अवश्य करेंगे। जी हां दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक इन 144 हारी या कमजोर सीटों में से 40 जगहों पर प्रधानमंत्री खुद रैली करेंगे और बाकी बचे लगभग 104 सीटों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य केंद्रीय कैबिनेट मंत्री प्रवास करेंगे, जनसभा करेंगे और पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगे। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम और प्रवास भी इन 144 सीटों पर सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि लोकल स्तर पर हलचलें पैदा करके स्थानीय कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा किया जा सके। ऐसे में दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी दोस्तों रंग दिखा पाएंगे? क्या मोदी जी की मेहनत फिर से रंग लाएगी? दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। और भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? दोस्तों देखते हैं कितने भाई बहन कहते हैं कि फिर से मोदी जी ही आएंगे। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, और इस खबर के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पूर्वोत्तर राज्यों में नशे पर बहुत बड़ी कार्रवाई, अमित शाह जी की मौजूदगी में 40,000 किलो ड्रग्स हुए नष्ट। बता दें पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार को नशे पर बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की मौजूदगी में लगभग 40,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए गए। असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में ड्रग्स को नष्ट किया गया है। गृह मंत्री जी ने ऑनलाइन गुवाहाटी से नशीले पदार्थों को नष्ट होते हुए देखा। साथ ही अंतिम खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री किसान योजना को लेकर सबसे बड़ा अपडेट इस दिन आ सकता है, 12वीं किस्त का पैसा। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्र सरकार अक्टूबर महीने में किसी भी तारीख को किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसों को ट्रांसफर कर सकती है। इससे पहले सितंबर महीने के आखिरी तारीख में किस्त के पैसे ट्रांसफर होने की बात कही जा रही थी। जी हां दोस्तों, तो वहीं भूल एक सत्यापन होने की वजह से किस्त जारी होने में देर हो रही है और किस्त के पैसे ट्रांसफर होने के बाद आपको उसके स्टेटस को आसानी से चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब तक किसानों के खाते में कुल 11 किस्त के पैसों का ट्रांसफर किया जा चुका है, तो वहीं जल्दी किसानों के खाते में बचे हुए 12वीं किस्त के पैसों को भी भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको पूरे के पूरे 11वीं किस्त के पैसे मिल चुके हैं दोस्तों, या कोई भी किस्त छूट चुकी है बताइएगा जरूर। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।